तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सबको। और ईश्वर से यही प्रे है, प्रार्थना है, ये शुभकामना है कि आप सब लोग आगे बढ़ें और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर जुनून और जज्बा ये जब दोनों साथ में मिलता है ना, तो यकीनन वो सफलता में कन्वर्ट होता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आइए चलते हैं सीधा देखते हैं इसके उत्तर को। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? शुरुआत करेंगे दोस्तों संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर 8 तक की किताब का पूरा निचोड़। इसमें आपको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और जीके तीनों किताबों का निचोड़ पूरा इसमें मैं आपको दे दूंगा, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, सारी परेशानी आपका लगभग सॉल्व हो जाए। तो आइए, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? क्या ये केरला का है, उत्तराखंड का है, असम का है, या फिर दोस्तों कर्नाटक का है? सारे लोग जानते हैं केरल में तो ये नृत्य नहीं होता, केरल में तो कथकली होता है, ये सब लोग जानते हो, है ना। केरल में तो कथकली होता है, केरल मसालों का शहर है, केरल साइलेंट वैली है, केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, बहुत सारी बातें वहां पे हैं। उत्तराखंड की बात करूं, क्या प्रश्न में बनेगा? फूलों की घाटी कहां? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से? उत्तराखंड से। सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत का कहां पे? उत्तराखंड में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत का कहां पर? जम्मू कश्मीर में, है ना। और नाम क्या है? हिमिस। और सबसे जो, अब मैं अगर इसके आगे की बात करूं, असम की बात करें दोस्तों, ये बिहू एक लोक नृत्य है। और असम में आप सब लोग जानते हो, यहां से एक प्रश्न ये बन सकता है कि एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो आप लोग सिंपली उत्तर करोगे कि एक सींग वाले गैंडे आपके असम में ही पाए जाते हैं। और हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क भी दोस्तों असम में ही है, जबकि कंचनजंगा अगर आपसे पूछे तो वो सिक्किम में है। आपको कर्नाटक की बात बता दें दोस्तों, यहां से एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और ये पेडागोजी का है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पे ध्यान से आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? भाई आपको करना है नेगेटिव उत्तर, बहुत सीधी सी बात है। आइए एक एक ऑप्शन को हम लोग डिकोड करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से करिए। पहला ऑप्शन, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में बच्चे में जिज्ञासा पैदा करें। भाई कोई बुराई नहीं, ये बात बिल्कुल सही, जिज्ञासा आप बच्चे में डालिए। दूसरा, संज्ञानात्मक, मतलब जो बच्चे के संज्ञान में चीजें आ रही हैं, मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयी और व्यवहारिक गतिविधियों को, भैया ये तो एकदम सकारात्मक है, यानी ये भी पॉजिटिव, क्योंकि प्राइमरी पर बच्चे को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य, प्राइमरी में बच्चे को बताने का, पढ़ाने का एक ही उद्देश्य होता है, वो यही है, बच्चे के व्यवहार को बदलना, बच्चे के व्यवहार को परिमार्जित करना। तो आई थिंक आप चीजों को समझ गए। तीसरा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषा, दोस्तों परिभाषा शब्द प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए निगेटिव होता है, ये बिल्कुल अवैध है। और चिंता वाले मूल्य विकसित करो, अच्छी बात है। तो हमको यहाँ पे 3 ऑप्शन पॉजिटिव मिले। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल और चलता होगा कि सर जी, जो आप मेरे को सारे ऑप्शन आप लोग बता रहे हो, जितने ऑप्शन आप करवा रहे हो, उसमें एक बात ये बताइए कि आप सारे ऑप्शन पर इतना टाइम क्यों लेते हो? आप एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, ये सारी चीजें दिखाने में काफी वक्त लगा देते हैं, तो इसे समस्या ना क्रिएट हो जाए। भाई देखिए, इसका एक फायदा ये है कि पेपर में देखिए सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन कभी ऑप्शन नहीं बदलता है, ऑप्शन यही घुमा फिरा कर देगा। और अगर आपके अंदर ऑप्शंस की बेहतर समझ अगर आपने डेवलप कर ली होगी या आपने कर लिया है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत का मतलब आपको पता रहेगा, हाँ कि एक बार पढ़ाया गया तो सर ने ये वाला ऑप्शन हमको बताया था, इसका मतलब यही वाला उत्तर इसका सही होगा। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार, ये किस चीज को दिखाता है? बहुत बार आया है, कई बार ये पेपर में आता रहा है, आगे भी उम्मीद करिए कि हो सकता आ जाए। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो समझ विकसित करके जाएगा आपको ये प्रश्न। क्या है सवाल? ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना, ये विचार क्या दर्शाता है? छात्रों को रेल के किराए के बारे में बताना,
उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना। दोस्तों देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। बच्चे को अगर उस टॉपिक के अंदर किराए के बारे में बताया गया, हमारा ये मकसद नहीं है। हम संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान कराएंगे, हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है। निर्णय लेने के छात्रों के कौशल को बढ़ाएंगे, जी नहीं दोस्तों, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किताबों में कोई चित्र बनाया गया है, चाहे वो टिकट का हो या किसी भी चीज का चित्र हो, अब यहाँ पे केवल आप एक प्रश्न को ना सोचो कि यहाँ सिर्फ टिकट की बात कर दी गई। दोस्तों सीधी सी बात है, उसमें आपको ये देखना है कि क्या वो जो जानकारी उसमें दी गई है वो बच्चे के जीवन पे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर जब आप डी को देखते हो तो उसमें ये क्या लिखा है, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन करने के विकास को विकसित करने का अवसर देता है। अगर एक ही ऑप्शन में आपको इतने सकारात्मक, एक तो वास्तविक, दूसरा बातचीत, तीसरा अवलोकन, चौथा अवसर, तो क्या ये ऑप्शन गलत हो जाएगा? सवाल नहीं पैदा होता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों चूंकि निगेटिव उत्तर आपको करना नहीं था, पॉजिटिव करना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को अगर दोस्तों हमें पढ़ाना है तो वो कौन सा तरीका होगा जो सबसे बेस्ट तरीका होगा? चलिए सारे लोग कमेंट करके बताइए कि अगर हमें बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाना है तो वो कौन सा तरीका होगा जो सबसे बेस्ट तरीका होगा? क्या हम अंकुरित बीज को क्लास में दर्शाकर अंकुरण की प्रक्रिया को समझाएंगे? क्या यह तरीका सही होगा? क्या हम बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करेंगे? देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, बोर्ड पर श्यामपट्ट का जो प्रयोग किया जाता है, बातें सही है, लेकिन श्यामपट्ट में ड्राइंग के माध्यम से बच्चे को समझाना क्या उतना बेहतर होगा जबकि आप बीज के अंकुरण को पढ़ा रहे हो? ठीक है, कोई बुराई नहीं है, अभी तक तो मैं एकदम इस पर भी सहमत हूं, इस पर भी सहमत हूं। तीसरे को देखते हैं, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करना और उनके चित्र। देखिए ऐसा है, आपने देखा कि जब आपने ऑप्शन नंबर सी पे पहुंचे तो आपको यह दिखाई पड़ गया कि इसमें ए, बी और डी लगभग सारे ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी में आ जा रहे हैं। तो यही है सीटेट की सबसे बड़ी खूबी कि भाई लगता तो सब सही है और लगता सब गलत है। तो जब लगता सब सही है तो उसमें कौन सा सबसे सकारात्मक होगा, इस बात को हमको समझना होता है। तो दोस्तों सही उत्तर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे आप गलत काट दीजिए। आइए आगे ले चलते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जबरदस्त प्रश्न है इसलिए सोच समझ के उत्तर कीजिएगा। इसलिए आज हम आपके लिए संपूर्ण पैडागॉजी ऐसे ईवीएस के प्रश्न लेकर आया हूं जो सच में पेपर में आता है और आपको मजबूर करता है, चुने या ना चुने, चुनूं तो किसको चुनूं, वो सारी बातें आपके सामने रखूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, यह तो हमारा उद्देश्य होता है। छात्रों में तर्क क्षमता हमारा उद्देश्य है। छात्रों के मन को भ्रमित करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। छात्रों के मन को भ्रमित करना, उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। दोस्तों देखिए ऐसा है, चूंकि सबसे निगेटिव जो इसका उत्तर होगा वो होगा आप छात्र को भ्रमित भी कर रहे हो और उद्देश्य ये दे रहे हो कि आनंद लो उस भ्रम का, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो सी और डी दोनों गलत है, क्या समझे? सी और डी दोनों गलत है, लेकिन चूंकि दोस्तों यहां पे डी में ज्यादा आपको सब कुछ नजर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे हैं, शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी निगेटिव है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर जबरदस्त प्रश्न है, ये रहा। ईवीएस शिक्षक के रूप में करें कि आप एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ले जाइए बच्चों को। फिर निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? यानी यहां से आपका मिशन शुरू हो गया कि मेरे को निगेटिव उत्तर खोजना है। क्या समझे? आपको प्रश्न में यह कहा गया कि बच्चे को चिड़ियाघर ले जाने की आप योजना बनाते हैं, तो इनमें 4 गतिविधि दी गई है, एक हमारा उद्देश्य नहीं है। पहला प्रश्न का जो ऑप्शन है, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखें, ये तो कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है।
ये तो पॉजिटिव है, चलो मैं टिक करते चलता हूं, ये तो पॉजिटिव है। चिड़ियाघर में वो सब कुछ देखते हैं, उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें साथ में ले जाना कोई बुराई नहीं है। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाना, खाना साथ में ले जाना कुछ हद तक ठीक है, अभी रुके रहना। ऑप्शन नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, एक सेकंड यार। डी वाले को देखो, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। दोस्तों देखिए ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, भी पॉजिटिव है। आप ये पता लगाओ, चूंकि चिड़ियाघर हम बच्चों को ले जा रहे हैं तो हमारा मकसद है क्या, बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से विविध ज्ञान को उपलब्ध कराना। कौन सा जानवर कौन सी चीजों को खाता है, कौन सा पक्षी किस चीज को खाता है, तो ये जो विविधता है ये मेरे को दर्शाना है। लेकिन आप उनको खाने के लिए बहुत सारी चीज ले जाओगे, ये आपका उद्देश्य नहीं है। आप जानकारी इकट्ठा करने गए हो, खाना खिलाने के लिए वहां खुद ही बना है, हर चीजें वहां लगे हैं। तो जो गलत है वही सही है, आपको निगेटिव उत्तर खोजना था। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में सबको आ रहा है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है ना? कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा अगर किसी को जरा सा प्रॉब्लम आ जाए तो। चलिए, रेनू, संतोष, अनीसा कुमारी, अन्नू सिंह, कविता कुमारी, चिराग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहला, अच्छा यहां पे दोस्तों आपको दो बातें मैं और बता दूं कि आखिर मूल्यांकन और आकलन में अंतर क्या है। ये भी तो जानो कि मूल्यांकन और आकलन में अंतर क्या है। कि भाई देखो, अब एक शब्द समझ लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दिया, तो घर में दो तरह के लोग हैं हमारे घर में, हमारे मतलब सबके घर में ऐसा होता है। एक वो व्यक्ति होता है जो पूछता है कि बेटा कितने नंबर आए। आपने कहा भैया हमारे 120 नंबर आए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस बात खत्म। उसके बाद उन्होंने आगे सामने वाले ने कुछ बोला ही नहीं। ये मूल्यांकन है। उनको बस आपके रिजल्ट से मतलब था, आपने पास फेल बता दिया, आगे वो कुछ नहीं पूछेंगे। और एक व्यक्ति और घर में है, जब उसने आपसे पूछा कि बेटा कितने नंबर आए, आपने कहा मेरे 120 नंबर आए। अब उस व्यक्ति ने पूछना शुरू किया कि बेटा किन किताबों का आपने अध्ययन किया, कितने घंटे पढ़ा, कहां से पढ़ा, किन किन चीजों का आपने अध्ययन किया। तो इसे आकलन कहते हैं। आकलन का मतलब पूरे प्रोसेस को जानना, हर गतिविधि को जानना। आकलन स्वार्थी नहीं होता, जबकि मूल्यांकन केवल इनको रिजल्ट से मतलब होता है, इसके आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको लेकर आता हूं सीधा प्रश्न पर वापस। हमारा मकसद था कि एक बार आपको समझा दे, फिर आपको फिर क्वेश्चन पर मैं वापस कराता हूं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए क्या? विद्यार्थी और अभिभावक के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, कोई मतलब नहीं। बी वाला देखो, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करें। अच्छी बात है, मूल्यांकन है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, वर्ष के अंत में, ये तो बिल्कुल गलत है, पास या फेल के रूप में ये सब कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों मूल्यांकन का सीधा सा मतलब है कि अब लड़ाई आकर खड़ी हो गई ऑप्शन ए और बी को लेकर। चूंकि अब आपको दिक्कत सी और डी में नहीं दिखेगा, चूंकि ये तो दोनों गलत हो गए। कभी भी हम नंबर से तुलना नहीं करेंगे। आप जब पेपर हल करना, वहां उस ऑप्शन को खोजना, कहीं बच्चे की कहीं तुलना तो नहीं की जा रही पास फेल को लेकर, या ग्रेडिंग और उसको नंबर तो नहीं दिया जा रहा है, वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा की बात तो नहीं कर रहे, वो सब निगेटिव है। हम बच्चे के व्यवहार को, एक ही बात दिमाग में बैठा लेना, हम बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाने हमारी जॉब लगी है, इसलिए मैं आया हूं, क्योंकि मेरा मकसद है बच्चे के व्यवहार को बदलना। हम मूल्यांकन करने आए हैं तो किस लिए आए हैं? क्या विद्यार्थी अभिभावक के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, क्या ये, या फिर प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज। दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें वो हर सकारात्मक फैक्ट है जो जरूरी है, बिल्कुल। तो 7 का ऑप्शन नंबर भी लॉक कर दो। आगे चलें फिर, चलो भाई आ जाइए सारे लोग, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 8वां प्रश्न देखिए, यहां ऑप्शन है आपको दिखा रहे हैं, पर ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
नहीं तो आप लोग उत्तर देखकर सोचो नहीं नहीं बस यही सही है सर जी। ये देखिए एक और बड़ा क्वेश्चन है, समझिए। ईवीएस की क्लास में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। कह रहे हैं कि ईवीएस यानी पर्यावरण की क्लास में सरल प्रयोग और प्रदर्शन के द्वारा सिखाया जा सकता है। इससे क्या होगा, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करने के लिए। इस बात में कोई बुराई नहीं। हमने आपको समझाया था, आप उस ऑप्शन को चुनना, आप उस ऑप्शन को पकड़ना जिसमें आपको बच्चे को मौका दिखे, बच्चे को चैलेंज दिया जाए, बच्चे को करने का मौका है, बच्चे को विविधता दी जा रही है, वो ऑप्शन कभी बुरा नहीं होगा। अब आइए बी को देखते हैं। वरिष्ठ कक्षाओं में किए जा रहे, ये सब कुछ नहीं, ये सब बातें नहीं। उच्च शब्द, वरिष्ठ का मतलब उच्च, और उच्च शब्द अगर आपको कहीं दिखे तो ये शब्द आपका नेगेटिव होता है। मैं फिर बता दूं, अगर आप एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर आप पढ़ रहे हो लाइव या बाद में रिकॉर्डिंग या कुछ भी आप देख रहे हो, क्योंकि अब यही क्लास बाद में लोग रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना प्रश्नों का हल करके, यही रियल पेडागोजी है जो आपके पेपर में आया है और ये आएगा। तो फोकस करो, मेरे को बता देना सच्चाई कि कितने सेकंड में आप हल कर पा रहे हो। अगर आप 15 सेकंड के अंदर आपको ये उत्तर नहीं आ रहा तो हमारे जो भी व्यूअर हैं कमेंट में मुझे बता देंगे सर जी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आपको यहां 15 सेकंड से ज्यादा वक्त लग रहा है तो फिर दिक्कत है। और ये जो मैं आपको बताया, अगर कॉन्सेप्ट से हल हो जाए अच्छी बात है, पेडागोजी सीखे उससे काम कर गए और अच्छी बात है, नहीं काम कर रहा है पेडागोजी, देन आप इस तरह हल करो। वरिष्ठ का मतलब होता है उच्च, तो उच्च शब्द ही चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर, दोनों में निगेटिव है। तीसरा देखते हैं, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुशासन तो निगेटिव है, पर हमने जो कि पहले ही कह दिया कि जब भी आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की तुलना करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए ज्यादा अव्वल दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चे को चैलेंजेज मिला। क्या? छात्रों को अपने दम पर सीखने, ये बच्चे को चैलेंज मिल गया, बच्चे को मौका दे दिया। और जब भी आप बच्चे को मौका देते हो तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो उत्तर बिल्कुल सटीक और सही हो जाता है, वही उत्तर परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। बड़े प्रश्न है पर जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, एक सेकंड, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भैया असाइनमेंट की बात हो रही, अब पहले बात सुने, ये असाइनमेंट होता क्या है? डीएलएड किए हो, बीटीसी बीएड किए हो ना, जब आपकी टीचिंग लगती है तो आपको असाइनमेंट भी दिया जाता है। एक आप लोग कॉपी वो बनाते हो जो आप रोज वहां पढ़ाते हो, वो असाइनमेंट थोड़ी है। असाइनमेंट जो आपको टॉपिक पर लिखने के लिए दिया जाता है। अब आप क्या करोगे, जिसमें आपके अपने विचार, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस टॉपिक पर इतना आप लिख कर आइएगा, 10 पेज 20 पेज आप बढ़िया चमका चमका कर लिखते हो। बाद में जब प्रैक्टिकल में देने जाते हो उठा के कॉपी फेंक देते हैं और फिर नंबर अपने हिसाब से भर देते हैं। खैर ये मजाक है पर कुछ हद तक सच भी है। पर आइए आपको उत्तर ढूंढवाते हैं। पहला ऑप्शन है विविधता और अभ्यास करने के लिए, अभ्यास के लिए नहीं होता है, तुरंत निगेटिव काटो इसको। यही तो तरीका है हल करने का, कैसे हल करोगे। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर दोस्तों आपको सवाल सॉल्व करते हुए एक चीज की आपको अनुभूति और हो रही है कि सर जी प्रश्न भी नहीं समझ में आ रहा है, तो भी मेरे को कमेंट में बता देना। अल्पना बेटा जो क्वेश्चन बड़े हैं वो आप, मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ा मैनेज कर लो बच्चा। जो क्वेश्चन बड़े हैं मैं उन्हें कैसे छोटा कर दूं आप मेरे को बताओ, उन्हें और जूम कर दूंगा तो ऑप्शन नहीं दिखेगा। सो प्लीज मैनेज कीजिए, मैनेज किया करिए। क्वालिटी आप 360p पे कर लो वीडियो का, दिखेगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र शब्द ही निगेटिव। फिक्स मत करो, कोई भगवान नहीं है, सीधी सी बात है, एकमात्र ही, केवल, ये शब्द निगेटिव है। तीसरा देखते हैं, असाइनमेंट विद्यार्थियों को जानकारी हासिल करने, ये मिल गया। हमने क्या कहा, जो स्कूल है कोई टॉपिक देता है। जब आप टीचिंग पे जाते हो प्राइमरी या जूनियर में, तो एक तो आप रोज टीचिंग करने जाते हो, 30 दिन का दिनचर्या आप बनाते ही हो, प्रस्तावना वो सब जो भी बात है, कथन उथन। लेकिन एक कॉपी आपको इसलिए असाइनमेंट भी दिया जाता है कि किसी टॉपिक पर आप अपनी बात को रखो, मतलब
ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या लिखा, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं, यही असाइनमेंट है। अब जिस बच्चे को असाइनमेंट का आ भी नहीं पता है, अगर वो शायद ऑप्शन से भी हल करता तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी गलत करेगा। मैं फिर कहूंगा, आप अगर एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे हो तो आप सुरक्षित हो। वो सब बताएंगे आपको क्या क्या तरीका आजमाना है, कैसे आपको फॉलो करना है, कौन से तरीके को आपको अपनाना है कि जिससे बात बन जाए। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी तो ऑप्शन से हल करना बाकी है, वो भी आपको सीखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपकी स्क्रीन पर मिले। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल क्या है, जरा बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन आपका, उत्तर आपका, ऑप्शन आपका। देखते हैं भाई मेरे को इस हाथ सारी बातें दिख रही हैं, आप लोगों को क्या समस्या है भाई। बबीता तिवारी, अनामिका, आकांक्षा, अरुण कुमार पांडे और बहुत सारे प्यारे भाई बहन। मानचित्र को पढ़ाने के लिए क्या आपको ड्राइंग, पेंटिंग कौशल कोई जरूरी नहीं। ग्लोब की गणना और रेखाओं की, देखो गणना करने का मतलब आप रट रहे हो, अभी रुक जाओ। अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, कोई बुराई नहीं, ठीक है, डी मिल गया उत्तर। भैया आप मानचित्र पढ़ा रहे हो, गणना एक निगेटिव वर्ड है, गणना का मतलब आप कुछ काउंटिंग कर रहे हो, 1 2 3 4, ये रटना है, दैट मीन्स निगेटिव। कोई बताएगा नहीं आपको, ये डेप्थ की पेडागोजी है जिस पे चर्चा कोई नहीं करता। कौन करेगा भाई, करना किसको है, कोई नहीं करेगा, पर बताएंगे हम आपको, ये गलत है। अर्थपूर्ण क्षमता हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब उससे भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि आप मानचित्र पढ़ा रहे हो इतना तो आपको पता है कि स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए ही मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर बात है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रमन सिंह राजपूत, अर्चना, रेणु कुमारी, अल्पना गुप्ता, लवली कुमारी, रेणु, आकांक्षा, प्रदीप, दिव्या और वीणा देवी, अमृता कुमारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वहां वो ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसे उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से अलग लगते हैं। उसने कौन से पौधे देखे हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो भैया कुछ तो आपको राहत मिली होगी। अरे सर जी, जान बचे जान बचा लाखों पाए, ये कुछ बच्चों के मन में आ रही है यार, कुछ तो आसान मिला पर इसमें भी कुछ लोग गलत कर देंगे। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, आप लोग एनर्जी लेवल दिख नहीं रहा आप लोगों का। आप लोगों पे ज्यादा एनर्जी तो मैं आपको दिखाता हूं, सत्य बात तो ये है, लेकिन आपकी कमेंट में वो जज्बा नहीं दिखता कि फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताएं, अपने तर्क को रखें, अपनी बात को रखें, जो भी बातें समझना है वो बात को पूछो। दोस्तों रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां पे उसने दोस्तों नारियल का पेड़ देखा है। बहुत सीधी सी बात है, वही केरल जिसे आप कहते हो मसालों का शहर, वही केरल जहां साइलेंट वैली, और वही केरल जहां पे पेरियार नेशनल पार्क, और वही ये केरल है जहां पे कथकली लोक नृत्य भी है। कथक उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन सा है? पैडागॉजी हो गया ना, आइए शुद्ध एनसीईआरटी पर वापस आ जाओ थोड़ा सा, है ना। चलो भाई फटाफट कमेंट करो, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, वो पक्षी कौन सा है? मोर, कबूतर या बाज? कबूतर तो बड़ा प्यारा पक्षी होता है, खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। और बाज की बात करें, जी हाँ हमसे ये 4 गुना, जबकि बाघ दोस्तों लगभग 5 से 6 गुना। अगला क्वेश्चन, कुडुक कहां की भाषा है? दोस्तों कुडुक जो होता है सब लोग जानते हैं कि मिजोरम की भाषा है। और एक सेकंड में जरा सा ये चेंज करूंगा, हाँ कुडुक दोस्तों मिजोरम की भाषा है। और हाँ कुडुक, देखिए दोस्तों ये कुडुक भाषा में जंगल को, ध्यान रखें, कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं, यह भी पेपर में आया हुआ है। जंगल को कुडुक भाषा में तोरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरांग। याद रखना, गलत मत करना, क्योंकि आप यहां हो, सुरक्षित हो। सविता गुप्ता, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख देना। नेहा कुमारी, मुझे लगता है 1 साल बाद ये बच्चा वापस आया है। लवली, अज्जू, बीना, भारती,
ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बच्चा, क्योंकि कहीं यहाँ लिखा नहीं है कि पेपर 2 में आपका नहीं आएगा। पेपर 2 में जिसका साइंस होगा, जिसका सोशल साइंस होगा, क्योंकि क्लास 3 से 8 की तीनों किताबों का निचोड़ इसमें हम आपको दे रहे हैं। पेडागोजी भी, साथ में सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और जीके सब कुछ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। ये रहा 14। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि वो क्या हो? एक बात बताएं आपको, बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। दोस्तों विषयगत हो अच्छी बात है, लेकिन एकीकृत का मतलब क्या होता है? समावेशी तो सब जानते हैं, समावेशी तो हर बच्चा जानता है कि एक ऐसी क्लास जहां पे प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और अपंग ये तीनों बालक हैं, ये समावेशी है। और समावेशी बराबर वैयक्तिक विभिन्नता, ये सब लोग जानते हो। लेकिन ये एकीकृत क्या होता है भाई? आइए बात कर लें, एकीकृत की बात कर लिया जाए। तो दोस्तों एकीकृत शिक्षा वो शिक्षा होती है जहां पर किसी एक व्यक्ति के पास सारी समस्याओं का समाधान, इनके पास सब लोग आएंगे, समझ रहे हो? जैसे देश का मुखिया, प्रधानमंत्री, और इनके पास क्या है? ये हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, और इनके तार सबसे जुड़े हैं, मतलब सर्वोसर्वा हैं, सीधी सी बात है। वैसे एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी चीज जिसके इर्द गिर्द, जैसे घर में एक मुखिया है घर का, कई बार घर में लड़ाई झगड़ा तनाव सब कुछ हो जाता है, तो घर को कौन जोड़ता है? जो घर का मुखिया है। तो मुखिया, उसकी बात सब सुनते हैं, तो वो ये है एकीकृत। कोई लोग समझते नहीं, किसी को तो ये लगता है कि एकीकृत का मतलब कोई एक काम, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रिंस राज, बबीता तिवारी, अज्जू, सुमन यादव, संदीप, लवली कुमारी, और संदीप भाई क्या हाल चाल? संदीप भाई का तो भाई जलवा है, कंजूसों में कंजूस, महाकंजूस। चलिए कोई बात नहीं। कुछ पक्षी अपने गर्दन को बहुत हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं? हालांकि चाहे वो उल्लू हो चाहे मैना हो, ये दोनों ऐसा काम करते हैं। फर्क इतना है कि उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर रोटेट कर लेता है ऐसे, लेकिन मैना जब कहेगा तो वो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। पवन कापड़ी कर, तो मैंने कब कहा भाई 13 का? क्या कह रहे हो बेटा? अगर आपको लगता है पवन जी तो आप डी को ही मार दो। मैंने कब कहा कि आपकी बातों का हम विरोध करते हैं? जिसको जो लगे वो आप उसको मान लो। 13 को मैं भी देख लूंगा, रुक जाइए। तो कुछ पक्षी अपने गर्दन को बहुत हिलाते हैं, इसका कारण यही है क्योंकि उनकी जो पुतली होती है आंखों की, वो दोस्तों कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। क्या था 13 क्वेश्चन, जरा हम देख लेते हैं, कहाँ है? क्या दिक्कत है भाई कुडुक में आप लोगों को, बताइए आप लोग, ठीक तो है? मणिपुर की नहीं है यार, कहाँ मणिपुर पर चले गए आप लोग? कुडुक, अच्छा ऑप्शन नंबर डी। कुडुक मिजोरम या झारखंड की, लेट मी चेक इट, एक सेकंड हमको इसको चेक कर लेने दीजिए, एक बार हम इसको चेक कर लें। कुडुक जो है वैसे तोरांग तो इसको कहते हैं। कुडुक कहाँ की भाषा है? ये आमतौर पे मिजोरम में, लेट मी करेक्ट इट, मुझे करेक्ट कर लेने दीजिए इस चीज को। दोस्तों कुडुक जो आपका है ये आमतौर पे मिजोरम का ही है, मिजोरम का, ये झारखंड का नहीं। जी नहीं, झारखंड का नहीं। कौन झारखंड कह रहा है? तभी तो मैंने कहा कि कहां आप चले गए उसके चक्कर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की क्लास में गतिविधि है? निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की क्लास में गतिविधि है? क्या श्यामपट्ट, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण? तो आप ये सारे लोग जानते हो कि श्यामपट्ट का कोई मतलब नहीं, चित्र पढ़ रहे हो ठीक बात है, लेकिन चित्र पढ़ोगे तो कम से कम चाहे आप फिजिकल लेवल पर चाहे मानसिक लेवल पर गतिविधि तो हो रहा है। फील्ड भ्रमण कर रहे हो, गतिविधि तो हो रहा है। तो अगला उत्तर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ये डी वाला सब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? फटाफट आप लोग बताएंगे कौन सी पर्यावरण अध्ययन की एक विषय वस्तु है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अभी मैं 13 क्वेश्चन को लास्ट में ले लूंगा,
परेशान ना हुआ करिए भाई, भी लास्ट में हम पूरा डिकोड कर लेंगे, पूरी बात उस पर हो जाएगी। कई बार होता क्या बेटा ना कि जैसे जैसे हमने कहा ना कि कुडुक जो होता है एक प्रजाति भी है, जो मिजोरम में भी है, झारखंड में भी है। जैसे अपने यहाँ एक क्या कहते हैं उसको, थारू एक जनजाति है ना, तो थारू उत्तर प्रदेश में भी है और थारू राजस्थान में भी है और झारखंड में भी है। तो होता क्या है कि अब एनसीईआरटी क्या मानता है, तो अभी उस पर 13 पर हम वापस आएंगे, उस पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा? क्या लगता है आपको? जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर करेंगे फटाफट। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके सारे लोग बताएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आंसर सबके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे भाई अब देखिए यहां पे आप 70-30 का आंकड़ा करने लगते हो, ये गड़बड़ करते हो। 70-30 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा? जरा सोचिए एक बार, फिर पे ध्यान लगाइए, निश्चित रूप से आप इसका उत्तर सही करोगे। सी और कोई ए तो कोई डी, इतना कंफ्यूजन। हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना है, क्या बात है। ठीक है ठीक है, अरे मैं वापस आ रहा हूं भाई, वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं, डोंट वरी। पहले आप लोग 17 तो ठीक कर लो प्रभु। ठीक है, क्या बात है। दोस्तों देखिए, जब आप पर्यावरण की थीम की बात करते हो तो आपको क्या लगता है, हमने आपको इसके बारे में एक ट्रिक बताया था। मैंने कहा था जब पर्यावरण की थीम के बारे में चर्चा करते हैं ना, तो इंसान को क्या चाहिए? पहले ये बताओ, आप इंसान को चाहिए तो क्या चाहिए, आप पहले ये डिसाइड करो। उसको घर चाहिए ना, उसको आवास चाहिए ना, उसको संरक्षण चाहिए ना, और हाँ, थिंग्स यानी कि वो चीजें जो हम बनाते हैं वो भी उसमें शामिल है। राइट उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को कहा, भाई भोजन नहीं होगा लोग रहेंगे कहां, हम मौसम, सौरमंडल, ऊर्जा इनका क्या करेंगे? इंसान को आवास चाहिए, घर के बाद भोजन चाहिए, ये जरूरी चीज है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। हम 13 पर वापस आ जाते हैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। देखिए कुडुक दोस्तों, ये जो भाषा है किस किस राज्य में है, मैं पूरा आपको डिकोड करके बताता हूं, फिर मैं चर्चा करूंगा आपकी हर हर उस गतिविधि पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। रुक जाइए, देखिए कुडुक दोस्तों न केवल राजस्थान में, झारखंड में, मिजोरम में, मणिपुर में कई जगह बोला जाता है, यहां तक उड़ीसा में भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है, लेकिन सीटेट में इसकी ऑफिशियल आंसर की बात की जाए तो झारखंड सही माना गया है। ऑप्शन नंबर डी, लेट मी करेक्ट, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। हालांकि अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप मिजोरम मार देना, इसके अलावा और क्या ऑप्शन बदल सकता है यहां? अगर ऑप्शन बदलेगा तो क्या बदलेगा मैं बता रहा हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश में भी होता है भाई, उड़ीसा में भी होता है। अब कैसे हम आपको इन चीजों को बताएं, ये टेट एग्जाम है, सीटेट, ये लोग बदलते रहते हैं अपने पैटर्न को, कई बार उसको दे देंगे, कई बार इसको दे देंगे। छत्तीसगढ़ में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी ये भाषा बोलते हैं कुछ रीजन में। तो खैर 13 का आप सब लोग करेक्ट कर लेंगे, क्या? झारखंड। और वहां पर जंगल को कुडुक की भाषा में क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। अब आइए आपके अपने प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर कौन पता? 18। ईबीएस संक्षेपण, मतलब ईबीएस का फुल फॉर्म क्या है? ईबीएस का फुल फॉर्म क्या है?
अब कहोगे सर जी यहां पर भी समस्या। वैसे पर्यावरण दोस्तों ईवीएस एक बहुआयामी सब्जेक्ट है। जैसे विकास बहुआयामी होता है वैसे ये भी बहुआयामी है, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों क्या एनवायरमेंटल स्टडीज होता है? देखिए वो तो सबको पता है भाई, स्किल तो नहीं होगा, ये सारे लोग जानते हैं। लड़ाई इन दोनों में फंस गई, क्या स्टडी होता है कि साइंस होता है? कितने लोग इसका सही उत्तर कर लेंगे? बहुत बढ़िया, सुलेखा कुमारी, वीणा देवी और हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए। हाँ ठीक है भाई। दोस्तों राइट आंसर है ईवीएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। देखिए सारे लोग सी मार रहे हैं, सारे लोग साइंस कह रहे हैं। प्रभु साइंस नहीं होता, एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। देखिए सीटेट वाला भी जानता है कि आप यही कहोगे यस फॉर साइंस, लेकिन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनशॉट तुरंत बना लीजिए सारे लोग। संदीप भाई भी ने गलत कर दिया, शुभम दुबे आपने भी गलत किया, संतोष ने बिल्कुल सही किया है, तृष्णा किसी का नाम है भाई, बड़ा कठिन है, इन्होंने भी सही किया है, संजना यादव ने सही किया है, अन्नू ने सही किया है, अंश्रित सुमन ने ठीक किया है, नेहा ने सही किया है। लेकिन 8-10 लोगों के सही करने पे थोड़ी काम बनेगा, और लोगों को भी तो ठीक करना पड़ेगा ना भैया। चलो भाई हार्दिक कुमार ने भी ठीक कर दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न बने होते हैं किस कारण से? उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उनकी जलवायु के कारण, उनकी शारीरिक शक्ति को बताता है। दोस्तों जो पशुओं के शरीर पर आप देखते हो, गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर है, इनके शरीर पर जो आपको पैटर्न दिखता है ना, वो उनकी बालों की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर किसको? ए को लॉक कर दिया जाए। भाई सलोनी द्विवेदी जी आप बिल्कुल दिख रहे हो, लेकिन बेटा आपका नाम इतना लंबा चौड़ा है कि आपका नाम कौन पढ़ पाएगा, बड़ी समस्या तो इस बात की है ना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सब जानवरों में पाई जाती है? इन सब में देखो भाई, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। देखो छिपकली भी सरीसृप प्राणी है, कछुआ भी सरक के चलता है, सांप भी सरक के चलता है, छिपकली भी सरकता है, और जितने भी प्राणी आप देख रहे हो इन सब के कान अंदर होते हैं, और जिनके कान अंदर होते हैं दोस्तों वो अंडे देते हैं, ये सब लोग जानते हो। आप छिपकली को देख लो, इनके कान कभी दिखाई नहीं देंगे, इनके कान अंदर होते हैं, ये अंडे देते हैं। सांप, भारत में 4 तरह के सांप हैं, कौन कौन? नाग, कमेंट में आप सब लोग लिखो, नाग, करैत और क्या? दुबोइया, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, है ना। जो नाम है क्या ही कहें। और ये अब एक ट्रिक फॉलो कर लो कि ऐसे जीव जंतु या जानवर जिनके कान अंदर होंगे वो अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। जाहिर बात है दोस्तों, तो ये जो 3 जानवर, गौरैया का तो ये तो सबको पता है, छोड़िए, छिपकली, कछुआ और सांप वे अंडे देते हैं, सीधी सी बात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? ये सबको पता होगा। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जी हां, उत्तराखंड में, जिसका सबसे पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाना चाहूंगा, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पर है। और सबसे ज्यादा दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, यह भी आप लोग बता दो। ध्यान दीजिए, 2 अलग अलग बातें हैं ये। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान अलग चीज है, राष्ट्रीय उद्यान अलग है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और वन्य जीव अभ्यारण्य ये अलग है जो अंडमान निकोबार में है। खैर मैं बात कर रहा हूं जिम कॉर्बेट की, तो ये उत्तराखंड, वही उत्तराखंड जहां पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात से गिर परियोजना की शुरुआत हुई, हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया। सारे लोग इस बात को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। सविता, बबीता, संजना, दिव्या, वीना, रमन सिंह राजपूत,
किट्टू, प्रताप राणा, क्या बात है दोस्तों। काजीरंगा और कंचनजंगा हमने शुरुआत में बताया था, बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। कंचनजंगा, देखिए अगर कंचनजंगा कहता है तो कंचनजंगा आपका दोस्तों सिक्किम में है। कहां पे है? सिक्किम में है। जबकि काजीरंगा की बात करें तो दोस्तों ये असम में है। एक सींग वाले गधे भी तो असम में है, वही असम जहां पे बिहू लोक नृत्य है, जो धान की कटाई पर बिहू का लोक नृत्य होता है वो असम में ही है। इस दिन औरतें एक विशेष प्रकार का पहनावा, मेखला चादर, और लड़कियां भी एक विशेष प्रकार की पहनावे को पहनती हैं। और धान की कटाई के एक दिन पहले की शाम को उरुका कहते हैं। ये सारे पॉइंट कोई कहानी नहीं, इन्हें दिमाग में नोट रखना, क्योंकि पेपर में आपको जब कूट में उलझाएगा ना तो फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है आपको, तो फंसाना है। अभी तक बताइए यार, आप लोग 100-150 की संख्या में लाइव हो, वीडियो को बिना कहे कोई लाइक नहीं करता। बड़ी अजीब सी दास्तां है। और अगर मैं वीडियो के बीच में ये कह दूं कि वीडियो को लाइक कर लो, आई थिंक टाइम वेस्ट होता है। तो दोस्तों वीडियो को सब लोग प्लीज लाइक कर लें, और पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर तुरंत मिलेगा। अगला, मधुमक्खियों को कौन से फूल, हमने कहा ना कि एक डेप्थ आपके लिए बना दिया है कि मधुमक्खियों को सबसे ज्यादा कौन से फूल लुभाते हैं। बात करें दोस्तों मधुमक्खी की तो तुरंत याद आता है मुजफ्फरपुर जिला। कौन सा? मुजफ्फरपुर जिला। कहां पे? बिहार में। कौन सा गांव? बिहार में दोस्तों बोचहा गांव है। और इस बोचहा गांव में दोस्तों लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, और ये लीची के जो पेड़ हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची के पेड़ पर कई बार पूछेगा फूल कब लगता है, तो फूल दोस्तों फरवरी के महीने में लगता है लीची के पेड़ में। और मधुमक्खियों का जो पालन होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है, और मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। समझ रहे हो ना? देखिए अगर मैं सब लिखता चला तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कोशिश करता हूं कि जितना समझा सकें, जितना आपके मोबाइल फोन के थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू, ऑडियो के द्वारा जो कुछ समझ सको, सुनते जाओ, चीजें याद हो जाएंगी खुद ब खुद। चलिए बहुत बढ़िया। बबीता, पवन, अज्जू, राहत, प्रताप, लवली, रीमा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पे है? दोस्तों एक है बांदी और एक है बांधव। अब भैया समझना आपको है कि बांदीपुर कहां पर है और बांधवगढ़ कहां पे है। बांदीपुर की दोस्तों बात करें तो यह कर्नाटक में है। कर्नाटक से 3 प्रश्न याद रखना। क्या? बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पे? कर्नाटक में। एपिको आंदोलन कहां से? कर्नाटक में। दांडेली नेशनल पार्क कहां पे? कर्नाटक में। बांधवगढ़ कहां पे? मध्य प्रदेश में। कहां दोस्तों? बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश से तो कई प्रश्न बनते हैं। टाइगर स्टेट के नाम पे कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे? मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क कहां पे? मध्य प्रदेश। तो बहुत सारी बातें हैं। बाकी बिहार की क्या बात करना, बिहार में तो बहार ही है, वो सब लोग जानते हैं। कितने बच्चे यहां बिहार से हैं? कमेंट में अपना जरा उपस्थिति दर्ज कराइए सारे लोग। कमेंट में यस लिखिएगा अगर आप बिहार से हो, है ना। चलो आगे चलते हैं आपको लेकर। 25, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हिमिस, कान्हा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलो उत्तर मैं बता देता हूं, आप ये बताओ कि यह है कहां। उत्तर हमने कर दिया, चलो हमने काम आसान कर दिया। आप ये बताओ जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमिस, ये कहां पे है? अच्छा इतने लोग हो, चलिए अच्छी बात है। खैर तो दोस्तों आप सब लोग जानते हो जम्मू कश्मीर का भाग है। कुछ पेपर में, कुछ ऑप्शन में लद्दाख भी दिया रहता है, तो लद्दाख भी कोई बुराई नहीं है। अगर ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर है, अगर मान लो ऑप्शन में दोस्तों ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, अगर ये आपका है तो भी ठीक है। यानी मैं बात करूं जे एंड के, जम्मू कश्मीर, या मैं लद्दाख की बात करूं, तो ऑप्शन दोनों सही हैं। जम्मू कश्मीर पेपर में लिखा रहेगा ऑप्शन में तो भी सही है, अगर जम्मू कश्मीर नहीं है तो आप लद्दाख मार देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर इसको टिक कर लो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां, कोंकणी कहां की भाषा है? कोंकणी,
गोवा की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की। नाम से स्पष्ट होगा यार, बिहार का हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश की भाषा ये है नहीं, जाहिर सी बात है गोवा की है। वही गोवा, वही गोवा जो आप सब लोग जानते हो ना, बहुत से लोग जानते हैं। यहां पे कुछ पका के खाया जाता है। क्या पका के खाते हैं वो आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27। नल्ला मडा, ये एक दोस्तों गांव है, बड़ा अजीब सा नाम है। नल्ला मडा ये कहां पर है? गांव का नाम है पर कहां है ये आप बताओगे। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या मध्य प्रदेश? हाँ जी, कमेंट करके फटाफट आप सब लोग बताओगे। दोस्तों नल्ला मडा एक गांव है जो आंध्र प्रदेश, खुशबू आ रही थी आंध्र प्रदेश की, क्यों भाई? आपको महक लग गई थी यार, आंध्र प्रदेश का ही होगा। असम में ऐसा कुछ है नहीं, बिहार में ऐसा होता नहीं, एमपी में, एमपी का पता नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश आपको लग रहा था यार वही आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना हो गया है, वही आंध्र प्रदेश जहां पे पोचमपल्ली साड़ी इतनी फेमस हो गई कि पोचमपल्ली के नाम पर वहां जिले का नाम रख दिया गया। अजीब सी बात है। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। चांगपा नाम की प्रजाति दोस्तों कहां पर है? चांगपा नाम की प्रजाति वहीं पर है जहां पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यह चांग थांग पर है दोस्तों, याद रखना। चांगपा नाम की प्रजाति कहां स्थित है? सारे लोग जानते हैं, बस सवाल यह है कि दोस्तों ये तिब्बती इलाका, यहां पे बंजारे लोग रहते हैं। यहां पे जो जिनके घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन मिट्टी के घर आमतौर पे दोस्तों सब एक में मिले होते हैं, लेकिन ये लोग अपने घरों पर एक विशेष चिन्ह बनाकर रखते हैं कि बाद में इनके घर आपस में मिक्स ना हो जाए, है ना? तो आप समझ ही गए होंगे, मैं आपको अब आगे लेकर चलूंगा। अगला क्वेश्चन 29। ऐसी जगह जहां के घर पत्थर के, जिनकी छत व फर्श लकड़ी की होती है। भैया सीधी सी बात है, स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं तो भैया ये लद्दाख है। मैं फिर आपको बता दूं, लद्दाख के जो घर होते हैं वो 2 मंजिला इमारत होगा। जो आप फंसते हो मैं दोनों बता दूंगा, रुके रहिए। 2 में ही तो फंसते हो, एक लद्दाख पूछता और एक मनाली पूछता और एक असम पूछता है, दोनों तीनों बता दे रहा हूं दोस्तों। देखिए जो लद्दाख के घर होंगे वो 2 मंजिला इमारत होगा। नीचे की जो इमारत फर्स्ट फ्लोर होता है, इसमें लोग नहीं रहते, वो अपने जानवर को रखते हैं और अपने घर के आवश्यक सामान को उसमें रख रखाव करते हैं, उसमें वो रखते हैं। बात अगर दोस्त मेरे मित्र आए, ऊपर की जो छत होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ लद्दाख में बरसात कम होती है, ठंडा रेगिस्तान है, इसलिए इसके जो छत है बिल्कुल सपाट होगा। बात करें मनाली की, तो भैया जो मनाली है आपका ना, ध्यान रखना 1 सेकंड के लिए भाई, जो मनाली है आपका, मनाली के घर भी पत्थर के बने हैं, लेकिन मंजिला इमारत एक है, और जो यहाँ की खिड़की लगी होती मनाली में वो तिरछी लगी होती। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि यहाँ की खिड़कियां जो होती हैं वो तिरछी लगी होती हैं। बात कर लीजिए असम की, तो असम में दोस्तों बरसात की वजह से यहाँ के घर बांस के ऊपर बनाए जाते हैं। और चौथा जो आपसे पेपर में पूछता है, एक राजस्थान का घर पूछता है, तो यहाँ के घर राजस्थान के मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, कटीली झाड़ियां, इन चीजों पे दोस्तों वहां के घर बनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके चारों ऑप्शन एकदम कवर हो गए होंगे। मुझे लगता है अब आपके चारों ऑप्शन कवर हो गए होंगे भाई, मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होनी चाहिए। सारे लोगों के डाउट कवर हो गए होंगे। और अभी तक बहुत से लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट 100 लाइक्स कंप्लीट करें जल्दी से। ये काम तो आप लोग प्लीज कर ही लो। और हाँ, पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आबू धाबी दोस्तों आप सबको पता होगा, आबू धाबी वहां की भाषा अरबी है, और आबू धाबी में खजूर के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। और आबू धाबी की जो मुद्रा है दोस्तों वो दिरहम है। क्या है? दिरहम। वैसे एक दिरहम बराबर लगभग 24 रुपया होता है, यानी दुबई का एक दिरहम अपने यहाँ का लगभग 24 से 25 रुपए के आसपास है। जो लोग दुबई जाते हैं इतने पैसा कमाते हैं भाई, देख लीजिए, सब कुछ सामने आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। कुछ कमियां, कुछ बातें अगर आपको लगती हैं अधूरी रह गई तो
तो एक एक करके सब लोग अपने डाउट्स को कवर कर सकते हो। जो कुछ भी पूछना है फटाफट आप कवर करें, पूछिए फटाफट। बाकी वीडियो को सब लोग करिएगा लाइक, अपने हर एक दोस्त तक संभव हो जरूर शेयर करें, और आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि आपके हर डाउट एक्सक्लूसिवली लाइव एंड एक्सक्लूसिव हम कवर करेंगे यहीं पर। चलिए ठीक है, तो भाई और आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बिल्कुल एकदम कायदे से, जो कुछ भी पूछना है। ठीक है भाई, सविता गुप्ता, अज्जू, कविता, चलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें और पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सजग रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन पढ़ाई के प्रति बिल्कुल एकदम सजग रहो। अब आगे जो कुछ भी डाउट पढ़ना इसके आगे सुबह 11 बजे की क्लास में जरूर आप पूछ सकते हैं।